हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अध्यात्म एजुकेशन। मैं अंकित जैन और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं 15th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज ऑन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हम ऐसे ही नए नए क्वेश्चन हर रोज करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 15th सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज ऑन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन सीरीज 15th। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 15th सेशन ऑफ अवर क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, जिसका हम आज 15th सेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो हमें पता है कि WYC रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हमें इस क्वेश्चन में जो WYC रेशियो मतलब वाटर और सीमेंट का रेशियो पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट जो लिया जाता है वो किन यूनिट्स में लिया जाता है वो पूछा जा रहा है। या ये ऑप्शन ए में जैसा दिया है वॉल्यूम का रेशियो होता है, क्या ये वेट का रेशियो होता है, क्या ये वेट टू वॉल्यूम रेशियो होता है या वॉल्यूम टू वेट रेशियो होता है। अच्छा, ये जो चीज है ये इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर जनरली हम वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेफर करते हैं उसको मेजर करना, ठीक है, और सीमेंट को वेट के टर्म में। तो एक इन जनरल कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को इस क्वेश्चन में एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं जो WYC रेशियो है इन जनरली वेट का रेशियो होता है। ठीक है, वेट का रेशियो होता है जिसमें वाटर वेट के टर्म में लिया जाता है, वाटर वेट के टर्म्स में लिया जाता है, और सीमेंट भी अगेन वेट के टर्म्स में ही लिया जाता है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो ऑप्शन ए जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या ऑप्शन सी वेट बाय वॉल्यूम, या ऑप्शन डी वॉल्यूम बाय वेट, ये पूरी तरीके से गलत होंगे। ठीक है, तो आइए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड। ठीक है, तो हम एक जनरली यदि WYC रेशियो के रेंज की बात करें तो वो 0.4 से 0.65 के बीच लिया जाता है। ठीक है, पर अब यहां पे क्या पूछ लिया गया है, अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट WYC रेशियो इज यूज्ड। ठीक है, तो अब हम कुछ कंडीशंस को पढ़ेंगे और उनसे हम ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन में हाईएस्ट WYC रेशियो को यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हैवी सेक्शंस सच एज पियर्स, फाउंडेशन एक्सेट्रा एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन। अच्छा, यहां पे यदि बात करें जो हैवी सेक्शंस लिखा है तो हैवी सेक्शंस में जो रीइंफोर्समेंट है वो काफी क्या होती है, पास होती है, उसमें रीइंफोर्समेंट काफी हैवी होता है। ठीक है, तो यदि हाईएस्ट या फिर हाई WYC रेशियो है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वर्केबिलिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी और इनको हैवी सेक्शंस में इजीली यूज किया जा सकता है। तो ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें हैवी सेक्शन का यूज किया गया है जहां पे हमें एक हायर वर्केबिलिटी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी है हैवी सेक्शंस सच एज पियर्स, फाउंडेशन एक्सेट्रा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में अब कंफ्यूजन स्टार्ट होना
चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही हैवी सेक्शंस बोल दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, हम पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड टू रेन एंड स्नो। ठीक है, ऑप्शन डी है लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। अब यहां पे हम एक एक करके इन सभी को एलिमिनेट करना चालू करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सबसे सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। यहां पे ऑप्शन डी पे जाते हैं कि लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर। तो लाइट स्ट्रक्चरल मेंबर है तो वहां पे वेट कम होगा, वेट कम होगा तो वहां पे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में जो आरसीसी है उसका अमाउंट भी कम होगा और वहां पे एसएच हमें हायर डब्ल्यूआईसी रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हम एक मॉडरेट या लो डब्ल्यूआईसी रेशियो पे भी वहां पे कंक्रीट यूज कर सकते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे एक प्रोबेबल आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि हाईएस्ट यदि डब्ल्यूआईसी रेशियो होगा तो पोरस होगा, क्योंकि इसमें वाटर एक प्रोपोर्शन में ज्यादा है। तो यदि हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उसकी भी एक परमिएबिलिटी होगी कंक्रीट की, जो कि काफी हाई होगी रिस्पेक्टिव टू अदर कंक्रीट। तो यदि हम ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को जो रेनफॉल और स्नो से एक्सपोज्ड है वहां पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में हमें दिया गया है कि हमें हैवी सेक्शंस यूज करना है, मतलब हैवी सेक्शंस में हैवियर या बोल सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में रीइंफोर्समेंट या स्टील यूज की जाती है और वहां पे एक हायर वर्केबिलिटी यूज करने के लिए हमें डब्ल्यूआईसी रेशियो को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे जो कंडीशन में चेंज है वो ये है कि ऑप्शन ए में लिखा है एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन। ठीक है, और ऑप्शन बी में लिखा है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट। तो यदि हम जहां पे रेन और फ्रॉस्ट कंडीशन है वहां पे यदि इसको एम्प्लॉय करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो रेन और फ्रॉस्ट कंडीशन है पोरस होने के कारण, क्योंकि हाईएस्ट या हायर साइड में डब्ल्यूआईसी रेशियो होगा तो पोरस होगा, और पोरस होगा तो वहां पे रेन जो है रेनी सीजन में वहां पे वाटर्स में इंट्रूड कर सकता है और फ्रॉस्ट सीजन होने के कारण वहां पे क्या होगा वो एक उसमें एक बस्टिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये उतना सूटेबल ऑप्शन नहीं है, जबकि यदि हम उसको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिकअप इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। ऑप्शन ए है अ रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट पोजेस हाई स्ट्रेंथ देन अ लीन मिक्स ऑफ डिजायर्ड वर्केबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें यहां पे हमें पता है कि यदि रिच मिक्स है, ठीक है, रिच मिक्स है तो वो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल हायर होगी ही। ठीक है, और जो लीन मिक्स है और उसमें यदि हम एक्सेसिव क्वांटिटी में वाटर और मिला देते हैं या उसमें उसका इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेज एज द W/C रेशियो इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि जैसे ही W/C रेशियो को बढ़ाया जाता है, वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन सी पे आते हैं, इफ WYC रेशियो इज लेस देन 0.5, ठीक है 0.45 सॉरी 0.45 से भी कम है, तो कॉन्क्रीट इज नॉट वर्केबल एंड कॉज द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो 0.45 से भी यदि कम है तो नॉट वर्केबल है ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 0.4 WYC रेशियो तक जो वाटर अवेलेबल होता है वो सफिशिएंट होता है वर्केबिलिटी प्रोवाइड करने के टर्म्स में बात की जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो सकता है और ये प्रोबेबल आंसर भी हो सकता है। अब हम ऑप्शन डी पे जाते हैं, गुड कॉम्पैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये बिल्कुल सही है, यदि हम मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं और उससे अच्छा कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो अच्छा कॉम्पैक्शन होता है तो ऑब्वियसली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक ही हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लोअर WYC रेशियो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूसेस। अब हमें यहां पे बोल दिया गया है जो वाटर बाय सीमेंट रेशियो है वो क्या है, कम है, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए में बोला है कि मोर डेंसिटी। अब यहां पे हम बोले कि यदि लो WYC रेशियो होगा तो लो WYC रेशियो होने के कारण वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी और उसके कारण जो पोरस कंक्रीट बनने वाला था वो ना बनेगा और यहां पे एक डेंसर कंक्रीट मिक्स बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए मोर डेंसिटी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी देखें, स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है। तो यहां पे यदि वाटर का प्रोपोर्शन कम है, वाटर का प्रोपोर्शन कम होने के कारण एवेपोरेशन भी कम होगा, एवेपोरेशन कम होगा तो श्रिंकेज भी कम होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जब श्रिंकेज कम होता है तो क्रीप भी कम होता है, या फिर बोले लोअर WYC रेशियो में एक हायर स्ट्रेंथ के कारण कम क्रीप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी को देखें, मोर बॉन्ड। तो यहां पे स्ट्रेंथ अच्छी होगी, डेंस मिक्स होगा तो स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड भी क्या होगा, सुपीरियर होगा या ज्यादा बॉन्डिंग होगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ओवरऑल कि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन नॉट एप्लीकेबल टू वाटर सीमेंट रेशियो लॉ इज। तो हमने वाटर सीमेंट रेशियो लॉज पढ़े थे जिसमें अब्राम्स लॉ था मेनली, जिसको एक स्टैंडर्ड लॉ के फॉर्म में जो है एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ लॉ पे बेस्ड यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो ये जो लॉ था वो किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये हमें बताना है, कुछ ऑप्शंस है। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस ऑन हाइड्रेशन कंटिन्यू टिल कंप्लीट स्ट्रेंथ इज गेन्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि कंप्लीट स्ट्रेंथ तभी होगी जब वहां पे सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन होती रहेगी। सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक वहां पे इंटरनली मॉइस्चर अवेलेबल है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये तो होना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता रहेगा। और हमें पता है कि कंक्रीट एक लंबे टाइम तक स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। तो ऑप्शन ए या स्टेटमेंट ए मैं बोलूं वो करेक्ट है, ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं ऑप्शन बी को लेके, कंक्रीट स्पेसिमेंस में टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर।
तो यहाँ पे हमें पता है जनरली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, जो कि मेनली WYC रेशियो पे डिपेंड करती है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को लेके चला जाता है, ठीक है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो अब यदि ये यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये एक गड़बड़ी या जो कंडीशन जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाली पॉसिबल प्रोबेबल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे कंडीशंस भी पढ़ते हैं, यदि इससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज ये ही सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी को देखते हैं, कॉन्क्रीट स्पेसिमेंस आर नीडेड टू बी ऑफ सेम एज। तो ये कोई जरूरी नहीं है, यदि WYC रेशियो हम अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट कंक्रीट के डिफरेंट स्पेसिमेंस डिफरेंट एज के हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें, कंक्रीट स्पेसिमेंस आर नीडेड टू बी ऑफ सेम साइज, तो ये भी गलत है। हम डिफरेंट साइज के क्यूब बना के उसका स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, इसमें भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी एक इन अप्रोप्रिएसी लेके आता है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड द कंडीशन विच इज नॉट एप्लीकेबल टू WYC रेशियो लॉ, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ है, अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट करना है कंक्रीट के, जो कि बेस्ड होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पर, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स। तो हमें पता है कि जो कंक्रीट में वाटर अवेलेबल होता है उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, क्योंकि प्रोपोर्शनल वे में यदि वाटर बढ़ जाता है तो क्या करता है, WYC रेशियो को बढ़ा देगा और एट लास्ट कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिक्स्ड विथ एग्रीगेट्स। तो यहां पे सीमेंट की क्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। हमने देखा था WYC रेशियो लॉ में कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस तरीके से WYC रेशियो पे डिपेंड करती है। उसमें ये नहीं बोला था कि सीमेंट ग्रेड 33 होना चाहिए, ग्रेड 43 होना चाहिए। एक जनरलाइज्ड टर्म में सीमेंट का यूज किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि यदि इस लॉ के बेसिस पे बोले, WYC रेशियो लॉ के बेसिस पे बोले, तो ये डिपेंड नहीं करता और ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो क्वांटिटी पे भी निर्भर नहीं करता सीमेंट के, ये सीमेंट और वाटर के रिलेटिव प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अच्छा, यहां पे ये तीनों ऑप्शन ए बी सी WYC रेशियो लॉ के टर्म में एकदम करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, और एट लास्ट हम बोलेंगे कि ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डेटम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी बाय प्लोमैन इज, ठीक है। अब हमें यहां पे मैच्योरिटी एक नया टर्म देखने को मिल रहा है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ब्रीफ डिस्कशन, कि मैच्योरिटी क्या होती है कंक्रीट की। जनरली कंक्रीट की जब कास्टिंग के बाद क्यूरिंग की जाती है, उसमें कितने टाइम तक क्यूरिंग की जाए, इसमें दो चीज
बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। एक तो किस टेम्परेचर पे क्यूरिंग की जा रही है और इसको कितने लंबे टाइम तक किया जा रहा है। तो इस चीज को यदि हम टेम्परेचर इनटू टाइम के टर्म्स में दिखाते हैं, शो करते हैं, तो ये एक कंक्रीट की मैच्योरिटी लेवल को शो करता है। ये एक पैरामीटर बना दिया गया है, क्योंकि यदि हम एक हायर टेम्परेचर पे क्यूरिंग करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम टाइम में भी वो चीज गेन हो गई। तो यहां पे मैच्योरिटी है वो केवल एक फैक्टर पे ना होके दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम इसको किस किस के टर्म में, टेम्परेचर और टाइम के टर्म में शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डेटम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी। अब हमें पता है कि जो भी कंक्रीट हम कास्ट करते हैं एक वेरिएबल टर्म होता है टेम्परेचर उसमें, क्योंकि हम एक रीजन में यूज करेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर होगा, किसी सब जीरो टेम्परेचर पे यूज करेंगे, किसी ऐसे रीजन में यूज करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर अलग होगा। तो एक स्टैंडर्डली उसको फिक्स कर दिया गया है और एक डेटम वो कहलाता है। ठीक है, और वो है -11.7 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जितने भी ऊपर टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर को हम इंक्लूड करते हैं कि वो मैच्योर करने में, कंक्रीट को मैच्योर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इससे नीचे होने पे वो एज सच कंक्रीट के स्ट्रेंथ में कोई भी एडिशन नहीं करने वाला। दैट्स वाई इससे नीचे का टेम्परेचर नहीं लिया जाता। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे यूज हुआ है, फ्लोमेन। तो उसने इस पर्टिकुलर डेटम टेम्परेचर को सजेस्ट किया था। इसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर कॉन्क्रीट मिक्स 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, ठीक है, बोथ वाइब्रेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ बैग। ठीक है, तो यहां पे हमें जो कॉन्क्रीट मिक्स गिवन है 1:3:6, इसके बारे में यदि हम बात करें तो बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहां पे, अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मिक्स है हमको वाई वेट है। कैसे? क्योंकि बोथ वाई वेट हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, और WC रेशियो कितना है? 0.6, ये भी बाय वेट है। ठीक, अब हम यहां पे बोले कि सीमेंट कितना होगा, तो सीमेंट बोल दिया गया है अ बैग। तो एक बैग में, ठीक है, एक बैग में कितना सीमेंट होता है? 50 केजीज। ठीक है, 50 केजीज सीमेंट होता है। और WC रेशियो कितना गिवन है? WC रेशियो हमें गिवन है, WC कितना गिवन है हमें? 0.6। ठीक है, अब इससे हम बोल सकते हैं 0.6 गिवन है, तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 0.6 इंटू सीमेंट जितना भी अवेलेबल है। तो इसको हम लिखेंगे वाटर क्वांटिटी, वाटर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 50। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 केजीज। ये आ जाएगा 30 केजीज। ठीक है, तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि 30 केजीज आंसर होगा। यहां पे इस रेशियो का ऐसा कोई और मीनिंग नहीं होता, क्योंकि यहां पे हमें जो 1 प्रोपोर्शन में बोल दिया गया है, जो कि सीमेंट रहता है, वही बता दिया गया है कि एक बैग के बराबर, एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है। ठीक है, तो हमें
इस रेशियो का यूज करके ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, हमें इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। और ये कितना है 30 kgs के बराबर है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 kgs, ऑप्शन बी है 12 kgs, ऑप्शन सी है 14 kgs और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहां पर हमें 30 kgs कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। Which of the following represents the correct expression for maturity of concrete sample? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी सजेस्ट किया था, ये कंक्रीट की मेच्योरिटी होती है वो टाइम इनटू टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन होती है, क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कम टाइम में ही वो मेच्योरिटी अचीव हो जाती है, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ही कम टाइम में ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, जैसे ऑप्शन ए में समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, ठीक है, तो बार बार समेशन क्यों लगा है इसके लिए भी हम बात करेंगे। ऑप्शन बी है समेशन ऑफ टाइम अपॉन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है समेशन ऑफ रूट ओवर टाइम इनटू टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है समेशन ऑफ टाइम प्लस टेम्परेचर, ठीक है। समेशन का मतलब होता है कि सपोज किसी पीरियड में एक दिन दूसरा टेम्परेचर रहा, ठीक है, और उसके अगले 2 दिन कुछ और टेम्परेचर रहा, तो सेम वैल्यू नहीं होगी, तो हम टेम्परेचर वैल्यू या डिफरेंट टाइम में जो टेम्परेचर वैल्यू आ रही है उसको सम करके ओवरऑल मेच्योरिटी यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। मेच्योरिटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑप्शन ए है इस तरीके से मेच्योरिटी डिफाइन की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्क्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज, ठीक। इफ द ओरिजिन टेम्परेचर इज टेकन एज -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मेच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट सैंपल। तो ध्यान से देखिए, हमें अब उस पर एक क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यदि हम मेच्योरिटी की बात करें, मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी समेशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम होता है, और हमें बताना है किसमें, डिग्री सेल्सियस इनटू डेज में बताना है। तो डेज तो हमें गिवन है, अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइम स्लॉट नहीं दिए हैं, तो अब हमें क्यूमुलेटिव नहीं निकालना होगा, एक बार में ही निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 28 डेज इनटू, अब टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे टेम्परेचर, डेटम टेम्परेचर -11 लिया गया है, ऑक्यूरिंग 15 डिग्री सेल्सियस पे की गई है। तो यहां पे लिख सकते हैं 15 डिग्री माइनस, और डेटम टेम्परेचर कितना है -11, ठीक है। तो ये एक टोटल चीज होने वाली है, इसको हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम यहां पे इन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कितना वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 28 इंटू 15 माइनस 11 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू ओवरऑल कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 728, ठीक है, ये आता है 728। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 112, ऑप्शन बी है 307, ऑप्शन सी है 402, ऑप्शन डी है 728। तो यहाँ पे हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो
तो इसी तरीके से हम नए क्वेश्चंस करते रहेंगे। मैं आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, उनको लेकर आता रहूंगा। तो स्टे ट्यून विथ अद्वैत एजुकेशन। गुड लक, गुड बाय।